by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। गजा का चैप्टर यहीं तक। अब रूस यूक्रेन जंग की बात। सऊदी अरब में 23 मार्च से 25 मार्च तक 3 दिनों की शांति वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन नेवल सीज फायर यानी कि समुद्र में युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं। 25 मार्च को अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी कर इसका ऐलान किया है। क्या क्या लिखा था उस स्टेटमेंट में, पॉइंट्स में जानिए। पहला, रूस और यूक्रेन में सहमति बनी है कि ब्लैक सी यानी कि काला सागर में जहाज़ों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा, व्यापारिक जहाज़ों का सैन्य इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, अमेरिका रूस को उसके अनाज और फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक के एक्सपोर्ट को फिर से बहाल करने में मदद करेगा। रूस को बंदरगाहों और पेमेंट सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। तीसरा, युद्धबंदियों की अदला बदली पर समझौता भी हुआ है। नागरिक बंदी रिहा किए जाएंगे, जबरन ले जाए गए यूक्रेनी बच्चे भी लौटाए जाएंगे। चौथा, ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले बंद करने वाले समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उसे लागू किया जा सके। पांचवा, अमेरिका और यूक्रेन को ऊर्जा और समुद्री समझौतों पर तीसरे देशों की मध्यस्थता स्वीकार है। छठा, स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ते रहेंगे, वार्ता जारी रहेगी। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन ने भी बयान जारी किया, कहा कि समुद्री सुरक्षा वाली डील तभी लागू होगी जब हमारी शर्तें पूरी की जाएंगी। कौन सी शर्तें रखी हैं रूस ने? पहला, रूस के कृषि बैंक, रोजलखोज बैंक और बाकी वित्तीय संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाए जाएं। दूसरा, अनाज और उर्वरक निर्यात पर पाबंदियां खत्म हों। मछली उत्पादों समेत सभी खाद्य व्यापार पर रोक हटे। रूसी जहाज़ों पर लगे प्रतिबंध खत्म किए जाएं। खाद्य और उर्वरक सप्लाई करने वाले जहाज़ों को बंदरगाहों में मरम्मत की इजाज़त मिले। रूसी व्यापार वित्तीय लेन देन पर रोक हटे। बीमा कंपनियां खाद्य और उर्वरक शिपमेंट की कवरेज बहाल करें। रूस को कृषि मशीनरी की सप्लाई दोबारा शुरू हो। खाद्य उत्पादन से जुड़े अन्य सामानों पर भी पाबंदी हटे। अब जानते हैं कि ब्लैक सी में युद्ध विराम क्यों खास है। यूक्रेन को यूरोपीय महाद्वीप का ब्रेड बास्केट कहा जाता रहा है, यानी किसी प्रांत, देश या महादेश का वो इलाका जो बाकी हिस्से के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराता हो। इस मामले में यूक्रेन न सिर्फ यूरोप बल्कि बाकी दुनिया के देशों के लिए भी ब्रेड बास्केट की भूमिका निभाता रहा है। रूस के हमले से पहले तक निर्यात के मामले में उसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी: सूरजमुखी के तेल में पहला, जौ में तीसरा, मक्के में चौथा और गेहूं में पांचवा। 2021 में यूक्रेन ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अनाज का निर्यात किया था। 2016 से 2021 के बीच यूक्रेन ने 87% गेहूं अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में भेजा था। इन देशों में गेहूं भोजन का अभिन्न हिस्सा है। कई देशों में कोरोना महामारी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी खाने की कमी थी। कुछ देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बाहर से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। ऐसे 120 देशों में यूएन यूक्रेन के अनाज के जरिए मदद पहुंचाता था, यानी ग्लोबल फूड सप्लाई को मेंटेन रखने में यूक्रेन की काफ़ी अहम भूमिका थी। फिर आया फरवरी 2022 का महीना। रूस ने यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया। यूक्रेन अपने डिफेंस के लिए उठा, लेकिन ब्लैक सी के बंदरगाहों पर रूस का नियंत्रण बना रहा। नक्शे पर देखिए, यूक्रेन के दक्षिण में क्या है? एक तरफ क्रीमिया और सेवेस्तोपुल है। इन दोनों पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। इसके अलावा ब्लैक सी के किनारे पर कई बड़े बंदरगाह हैं, जैसे ओडेसा, कोर्नोमोर्स्क और पिवदेनिये। इसी रूट से यूक्रेन अपना अनाज बाहर भेजता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से रास्ता लगभग बंद हो गया। रूस ने कब्जे के बाद ब्लैक सी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उसने समंदर में माइंस बिछा दी और अपने नौसैनिक जहाज भी गश्त पर लगा दिए। बिना रूस की मर्जी के कोई जहाज नहीं निकल सकता था। ऐसे में अनाज और खाद की सप्लाई ठप पड़ गई। फिर मई 2022 में यूरोपियन यूनियन ने ज़मीनी रास्ते से अनाज का निर्यात करने का फैसला किया। इन लैंड रूट्स को सॉलिडेरिटी लेन्स का नाम दिया गया। ईयू ने इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की रकम दी, लेकिन ज़मीन के रास्ते सप्लाई करना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि महंगा भी था। इसमें समय की खपत भी ज़्यादा होती थी। फिर यूनाइटेड नेशंस की एंट्री हुई। उसने और तुर्की ने मिलकर पुतिन को मनाया ताकि वो ब्लैक सी से होने वाली अनाज की आपूर्ति को ना रोकें। आखिरकार जुलाई 2022 में तुर्की में समझौता हुआ। इसके तहत यूक्रेन को अनाज की सुरक्षित सप्लाई का हक मिल गया। रूस ने अनाज के जहाज़ों पर हमला नहीं करने का फैसला किया। इसको ब्लैक सी ग्रेन डील या हिंदी में कहें तो काला सागर अनाज समझौता नाम दिया गया। शुरुआत में समझौते की डेडलाइन 19 नवंबर 2022 तक की रखी गई थी, लेकिन 17 नवंबर को ही इसे 120 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मार्च 2023 में दूसरी बार और मई में तीसरी बार 60 दिनों के लिए डील को एक्सटेंड किया जाता रहा। इस दौरान रूस लगातार ये नाराजगी जताता रहा कि उसके साथ बेईमानी की जा रही है।
समझौते की सभी शर्तों को नहीं माना जा रहा है। आखिरी बार मिली एक्सटेंशन 17 जुलाई को खत्म हो रही थी। उससे 3 दिन पहले पुतिन ने कहा कि उनका अब डील में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। रूस का कहना था कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके खाद्य और अनाज का निर्यात बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कृषि उत्पादों का निर्यात भी नहीं हो सका। ये सारे प्रतिबंध रूस पर पश्चिमी देशों ने तब लगाए थे जब 2022 में उसने यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया था। अब मौजूदा समय में लौट कर आए तो रूस इसी तरह की शर्तों पर मंजूरी चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की हालिया शर्तों पर प्रतिक्रिया भी दी है और रूस पर समझौते में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उनका मानना था कि युद्ध विराम समझौतों को लागू होने के लिए प्रतिबंधों में छूट की जरूरत नहीं होगी और ये तुरंत लागू हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मार्च को कहा कि अमेरिका रूस पर से सैंक्शंस हटाने की सोच रहा है। बहरहाल सारी सहमति असहमति के बावजूद इस समझौते को स्थायी युद्ध विराम की ओर पहला कदम बताया जा रहा है। लेकिन सच ये भी है कि निशाना वहां नहीं लगा जहां डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे और उन्हें कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन की मांग के आगे झुकना पड़ा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्रोनोलॉजी देखिए। 28 फरवरी डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बहस हुई। 3 मार्च अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद रोक दी। 5 मार्च यूक्रेन को खुफिया सूचनाएं भी मिलनी बंद हो गईं। दोनों चीज़ें यूक्रेन के लिए अहम थीं, इसलिए यूक्रेन पर दबाव बना। 11 मार्च सऊदी अरब में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन ने बिना शर्त 30 दिन के युद्ध विराम को मान लिया, या यूं कहें उसे मनवा लिया गया। यूक्रेन का हमेशा से यही कहना था कि जंग रुके तो पूरी तरह रुके, कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम होगा तो रूस इस दौरान खुद को और तैयार कर लेगा। यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भी चाहिए थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए उसने अमेरिका का प्रस्ताव मान लिया और मिनरल डील के लिए भी तैयार हो गया। इसके एवज में ट्रंप प्रशासन ने तुरंत सैन्य मदद और इंटेलिजेंस फिर से शुरू कर दी। 11 मार्च अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि गेंद अब रूस के पाले में है, उसे अब फैसला करना है कि शांति चाहिए या नहीं। 18 मार्च पुतिन और ट्रंप की फोन पर बात हुई। बातचीत से पहले इसी दिन पुतिन ने कहा कि वो सीज फायर के पक्षधर हैं, लेकिन वे 30 दिन के बगैर शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए। ट्रंप का प्लान फेल हो गया। फोन कॉल पर पुतिन ने कई शर्तें रख दी, जैसे यूक्रेन नए सैनिक भर्ती करना और ट्रेनिंग देना बंद करे, उसे भेजी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी रोकी जाए, यूक्रेन हथियार भी इंपोर्ट करना बंद करे। इस फोन कॉल के बाद 30 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम वाली बात तो छूट ही गई, पर एक सकारात्मक चीज जरूर हुई। पुतिन अस्थायी तौर पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि ऊर्जा ढांचे पर हमला करना रोकने को तैयार हुए। 3 साल के युद्ध में पारस्परिक सहमति से उठाया गया ऐसा पहला कदम था। इसके बाद यूक्रेन ने ऊर्जा ढांचों की एक लिस्ट अमेरिका को दी। रूस इसके लिए तैयार हुआ। उसने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि अस्थायी तौर पर ऊर्जा ढांचों पर हमला रोक दिया गया है और 30 दिनों तक रुका रहेगा, लेकिन उसका ये भी कहना है कि इस युद्ध विराम का पहला दिन 18 मार्च माना जाएगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है। हमने इस मैरीटाइम सीज फायर के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से बात की। उनसे पूछा, रूस की शर्तों को देखते हुए क्या ये युद्ध विराम लागू हो सकेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस पर लगे सैंक्शंस हटा सकते हैं? और अभी जो दूसरा स्टेज है उसमें ब्लैक सी का एरिया, जो काला सागर का क्षेत्र है, वहाँ पे जो आवागमन होता है, वहाँ से जो जहाज, समुद्री जहाज जाते हैं, यूक्रेन के भी जाते हैं, रूस के भी जाते हैं और दूसरे देशों से भी इन देशों में आते हैं। तो उसमें बातचीत हो रही है कि ब्लैक सी के एरिया में कैसे इस डील को लागू किया जाए, जिससे कि ग्रेन डील, जिसको ब्लैक सी ग्रेन डील के रूप में बोला जाता है, तो वो बहाल हो सके। और लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि अगर ये अभी क्यों नहीं फाइनल डील हो पा रहा है इस इशू पे, उसका कारण यह है कि लगता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन इसको देखेगा कि जो जहाज हैं उनसे केवल अनाज जा रहे हैं और उनसे दूसरे जो सैनिक उपकरण इत्यादि हैं वो नहीं आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इस कारण से आपने देखा कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों देशों ने नहीं दिया, कोई वक्तव्य जो नॉर्मली जो आता है दो बातचीत के बाद रियाद में, तो वह नहीं दिया गया था। उसका कारण यही था। तो अभी और फिर बातचीत यह हो रही है कि अभी तीसरे स्टेज में फिर इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। पहला तो यह है कि उल्लंघन नहीं हो सीज फायर का। दूसरा कि जो अभी 2 ब्लैक सी का एरिया है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें और भी किन कैसी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। और बातचीत यह भी हो रही थी कि कुछ दिनों बाद शायद उसमें इस वार्तालाप में ट्रंप और पुतिन भी शामिल हो। ये कुछ न्यूज़पेपर्स का रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था।
तो ये सारी संभावना है। जो युद्ध विराम की स्थिति है वो बन सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसमें काफी टाइम लगेगा। अभी आंशिक युद्ध विराम में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस युद्ध विराम का जमीन पर कितना असर पड़ेगा और क्या हम आगे आने वाले समय में स्थायी और पूर्ण युद्ध विराम की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि इसकी संभावना है। इसकी संभावना यह है कि अगर एनर्जी पे हो जाता है, ब्लैक सी पे हो जाता है, और फिर कोशिश यह है कि अमेरिका की कोशिश यह है कि कम से कम शुरू में 1 महीने के लिए बिल्कुल युद्ध विराम की स्थिति लागू हो, कि दोनों देश एक दूसरे पे हमले बिल्कुल बंद कर दें। और उसके बाद के स्टेज में बातचीत होगी, वो जो क्षेत्र है, टेरिटरी है जो रूस के कब्जे में है, उसको कैसे रूस, कितना रूस रखेगा, क्या नहीं रखेगा, कितना वापस करेगा, और फिर जो प्रिजनर एक्सचेंज इत्यादि है उसकी बातचीत होती है। तो ये सारा थर्ड स्टेज का है, पूर्ण युद्ध विराम में हो पाएगा। इसकी स्थिति तो बन सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसमें काफी विलंब की संभावना है। और वह मुझे लगता है उससे वह तभी हो पाएगा जब तीनों प्रेसिडेंट, ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की, इन तीनों के बीच में बातचीत हो। और इसमें यूरोप भी कहीं ना कहीं इस ढंग का यूरोप भी उसमें शामिल हो, जो कि इसको उल्लंघन को करने से रोके, और जो रशिया के जो डिमांड्स हैं उसको माने, क्योंकि जैसे नाटो की मेंबरशिप को लेकर रशिया कभी नहीं मानेगा। अगर यूक्रेन में सैनिक भेजते हैं यूरोप, तो कभी नहीं मानेगा। तो ये सारी शर्तें हैं जिसमें कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी रूस तैयार होगा।